में बदलाव करें और कुछ आदतें हमें बदलने की जरूरत है, उसके समाधान को अगर करें तो निश्चित रूप से कामयाबी नहीं आएगी। अब रह गई धन। धन एक ऐसी चीज है, कहते हैं कि एक कहावत है और ये मैं बातें कई बार बोलता हूँ कि संतान सुख हर किसी को मिल जाता है, लेकिन संतान से सुख बड़े नसीब वाले को मिलता है। ठीक उसी तरह धन का सुख तो हर किसी को मिल जाता है, लेकिन धन से सुख मुट्ठी भर लोगों को ही मिल पाता है, और ऐसा होता है सिर्फ हमारी सोच और समझ की वजह से। तो आइए सबसे पहले हम धन के उन 5 नियमों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो बेहद ही जरूरी है और इस पर हमें अमल करने की जरूरत है। तो चलिए पहले देखते हैं वो धन के वो 5 नियम कौन से हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जब तक हम धन के नियमों को नहीं समझेंगे और उन नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास पैसे आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मैं जिस धन के नियम के बारे में बात कर रहा हूँ वो है क्या। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि वे धन के नियम क्या है और उनका क्या मतलब है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि मैं कुछ बड़ी बात बताने वाला हूँ जो आपको फटाफट अमीर बना देगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फटाफट अमीर बनने वाले किसी भी बात पे विश्वास नहीं करता हूँ और ना ही किसी को फटाफट अमीर बनने की बात बताता हूँ। ध्यान दीजिए कि इस वीडियो में जिन नियमों की बात की गई है वे नियम बहुत ही सिंपल है, लेकिन है बहुत ही इफेक्टिव। और इन नियमों को देखने और समझने के बाद चाहे आप इसे सही माने या गलत, आपको इस पर भरोसा हो या ना हो, इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि क्या आप बताए गए नियमों को लगातार लंबे समय के लिए अमल में लाते हैं या नहीं। तो चलिए बिना और समय गवाए बात करते हैं धन के सबसे पहले नियम के बारे में। दोस्तों, धन का पहला नियम हमें नियमित, निश्चित और अनुशासित बचत के बारे में सिखाता है। और ये नियम कहता है कि धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो व्यक्ति अपने कमाए धन के कम से कम 10वें हिस्से का प्रयोग अपने तथा अपने परिवार के भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। दोस्तों, ये नियम बहुत ही सिंपल है, लेकिन नियम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यह है कि आप अपने नियम से जितना भी बचत करना चाहते हैं, चाहे 10% हो या 20% हो या उससे ज्यादा, बस आपको रेगुलर और अनुशासित तरीके से विदाउट फेल बचत करना है। ऐसा नहीं कि आपने 5 महीने तक बचत की और फिर उसके बाद कुछ महीने छोड़ दिया और फिर कुछ महीने बाद वापस बचत शुरू करने का सोचने लगे। वास्तव में हम में से ज्यादातर लोग जिनके पास पैसे नहीं टिकते हैं वे कुछ ऐसा ही करते हैं। पैसों की बचत तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन अपने बचत के साथ वे अनुशासित नहीं रहते हैं, जिसके कारण ना तो उनके पास पैसे टिकते हैं और इसी वजह से उनके पास पैसे आते रहते हैं और जाते रहते हैं। ध्यान रखें कि इस सिंपल नियम को अमल में लाने के लिए आपको अपनी कमाई को खर्च करते समय आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण और अपनी आदतों में अनुशासन रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं धन के दूसरे नियम के बारे में। यह नियम बचत किए गए पैसों के अच्छे निवेश के विकल्पों की तलाश करने के बारे में है, ताकि आप अपने बचत के धन को बढ़ा सकें। और इस तरह धन का ये दूसरा नियम ये कहता है कि धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यह भविष्य की तरफ तेजी से बढ़ता है। धन का यह नियम ये कहता है कि आपको सिर्फ पैसों की बचत ही नहीं करनी है, बल्कि अपने बचत किए पैसे को अच्छी तरीके से निवेश करना है। आप अपने बचत के पैसे को एक बड़े पेड़ का बीज समझ सकते हैं। बचत का पैसा आपको छोटा लग सकता है, लेकिन ध्यान रखिए कि बड़े से बड़े पेड़ का बीज बहुत ही छोटा होता है। आप अपने बचत के पैसे को अच्छे निवेश में लगाकर इसे बहुत बढ़ा सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि जिस तरह एक बड़ा पेड़ एक दिन में नहीं बनता है, उसमें समय लगता है, वैसे ही अगर आप आज पौधा लगाते हैं और कल फूल की आशा रखते हैं तो ये मूर्खता है। आपको इस बात को समझना होगा कि जल्दी आने वाला धन और दौलत जल्दी ही चला जाता है, लेकिन अपने मालिक को खुशी और संतुष्टि देने वाली दौलत धीरे धीरे आती है, क्योंकि यह ज्ञान और सतत संकल्प का फल होता है। और इसीलिए आपके निवेश का पैसा भी धीरे धीरे ही बढ़ेगा। आपको अपने धन के निवेश को बहुत अधिक बढ़ाने के लिए समय देना होगा। इसलिए इस नियम के अनुसार जब आप एक बार बचत करना शुरू कर देते हैं, तो आपको उस बचाए गए धन से और धन कमाने के लिए अपनी पूंजी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अच्छे निवेश की तलाश करनी होती है। अब बात करते हैं धन के तीसरे नियम के बारे में। धन का ये तीसरा नियम धन के मालिक को सावधानी पूर्वक निवेश के बारे में सिखाता है और साथ ही निवेश में पूंजी की सुरक्षा और निवेश में अनुभव के महत्व को बताता है। इस तरह धन का ये तीसरा नियम कहता है कि धन
उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ और सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। और धन का मालिक किसी को भी धन उधार देने से पहले या किसी भी तरह के निवेश से पहले इस बात को सुनिश्चित करता है कि उसका मूलधन सुरक्षित रहे और उसका उधार दिया गया पैसा या निवेश किया गया पैसा लालच और लापरवाही के कारण डूबे नहीं। और इसी नियम के आधार पर इस दुनिया के सबसे बड़े निवेशक और इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक वॉरेन बफेट ने निवेश का एक नियम बताया है। और ये नियम कुछ ऐसा है कि निवेश के दो नियम है। पहला, अपना पैसा पूंजी कभी मत गंवाना, और दूसरा, पहला नियम, कभी मत भूलना। ध्यान दीजिए कि धन के इस तीसरे नियम का मतलब ये भी है कि धन के मालिक को बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए और हिसाब किताब के महत्व को हमेशा समझना चाहिए। और हिसाब किताब रखने के मामले में कभी भी लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। आप किसको कितना धन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये सब कुछ बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं धन के चौथे नियम के बारे में। धन का चौथा नियम हमें ये सिखाता है कि आपको सिर्फ उसी निवेश में पैसे लगाने चाहिए जिस निवेश के बारे में आपको अच्छी जानकारी और पर्याप्त अनुभव हो। इस तरह धन का चौथा नियम ये कहता है कि धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों में करता है जिनसे वह परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते हैं। इस नियम के अनुसार आपको कोई ऐसा बिजनेस या ऐसा निवेश नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आप अच्छी तरह से नहीं जानते हो। ध्यान दीजिए कि दुनिया में हजारों बिजनेस और हजारों निवेश है। अगर आप कोई बिजनेस या निवेश करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस या निवेश के एक्सपर्ट आदमी से ही सलाह लेनी चाहिए। जैसे कि आप सब्जी बेचने वाले से सोने के निवेश के बारे में सलाह नहीं ले सकते हैं। आपको अगर सोने में निवेश करना है तो आपको सोने के किसी अच्छे निवेशक से सलाह लेनी चाहिए। धन का ये महत्वपूर्ण नियम ये भी सिखाता है कि हर बिजनेस और निवेश में कुछ खतरे यानी रिस्क होते हैं। इसलिए धन के मालिक को सिर्फ वही बिजनेस शुरू करना चाहिए जिसके बारे में उसे बहुत अच्छी जानकारी और अनुभव हो। आपने देखा होगा अक्सर नए बिजनेस सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं और लोगों का पैसा डूब जाता है क्योंकि लोग बिना पर्याप्त अनुभव और ज्ञान के भी बिजनेस शुरू कर देते हैं। इस तरह इस नियम का एक लाइन में मतलब यह है कि अपनी बचत के धन का निवेश समझदारी पूर्ण ढंग से उन लोगों के मार्गदर्शन में करना चाहिए जो धन को संभालने के मामले में पहले ही निपुण है। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी बिजनेस में निवेश करना चाहते हैं उस बिजनेस या निवेश का सबसे पहले आपको पर्याप्त अनुभव और जानकारी लेना चाहिए। और अब बात करते हैं धन के पांचवें नियम के बारे में। धन का यह नियम हमें निवेश, अधिक रिस्क, लालच और हमेशा ललचाने वाले निवेश ऑफर से बचे रहने के बारे में सलाह देता है ताकि हमारा पैसा सुरक्षित तरीके से बढ़ता रहे। और इस तरह धन का पांचवा नियम ये कहता है कि धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है या जो चालाक लोगों की लुभावनी सलाह मांगता है या जो इसे अपनी अनुभवहीनता और रूहानी इच्छाओं के अधीन निवेश करता है। ध्यान दीजिए कि जब आपके पास धन होता है तो वह धन आपके पास बना रहे इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना होता है, अधिक रिस्क उठाने से बचना होता है, लालच पर कंट्रोल करना होता है और निवेश में छुपे रिस्क को हमेशा समझना होता है। ध्यान दीजिए कि वैसे तो ज्यादातर लोगों के पास धन नहीं होता है और जिनके पास धन होता है या फिर जो लोग नए नए अमीर बन जाते हैं खास तौर से उनके पास चालबाज और धूर्त लोग या धोखेबाज कंपनियां बहुत शानदार ललचाने वाले प्लान लेकर आते हैं। और धन का नया नया मालिक जो इन चालबाज लोगों और फटाफट अमीर बनने वाले स्कीम के झांसे में आ जाता है जल्दी ही उसको अपने धन से हाथ धोना पड़ जाता है। इसलिए धन के मालिक को फटाफट अमीर बनने वाले हर स्कीम से बचना चाहिए। किसी भी तरह के निवेश में छुपे रिस्क को हमेशा समझना चाहिए और सावधान रहते हुए निवेश से पहले पूंजी की सुरक्षा जोखिम को ध्यान में रखते हुए उचित लाभ के बारे में ही सोचना चाहिए। तभी वह आदमी लंबे समय तक अमीर बना रह सकता है, वरना फिर पैसे आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो दोस्तों ये थे वे धन के 5 नियम जिनको समझकर और अमल में लाकर आप अपने खाली बैंक अकाउंट को धीरे धीरे भरना शुरू कर सकते हैं और फिर अपने बचत के पैसों का सुरक्षित निवेश करके लंबे समय में खूब ढेर सारा धन बना सकते हैं। इन नियमों की हेल्प से आपकी पैसे नहीं टिकने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। दोस्तों जैसा मैंने पहले कहा ये नियम बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ लोग इन नियमों को समझने के बजाय इस नियम पर ही सवाल उठाएं। उन लोगों को ये याद रखना चाहिए ये सिर्फ अन्य नियमों
जादू की छड़ी नहीं है जो आपकी लाइफ में कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल देगा। आपको अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने के लिए इन नियमों को समझने के साथ साथ आपको लगातार रियल लाइफ में इनका पालन भी करना होगा। और ये नियम सिर्फ उनके लिए ही काम करेगा जो इसे समझकर अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव चाहते हैं तो आपको इन नियमों को अच्छे से समझकर अमल में लाना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने जिस धन के नियम के बारे में बताया है वो दरअसल आज से कई हजार सालों पहले बेबीलोन शहर में रहने वाले सबसे अमीर आदमी अरकान ने अपने पुत्र नोवाजीर को बताई थी और जिसका जिक्र मिस्टर जॉर्ज कार्लसन द्वारा लिखित पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में किया गया है। धन के विषय पर ये एक बहुत ही शानदार किताब है। इस किताब में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो एक आम आदमी को धन के बारे में छोटी छोटी कहानी के माध्यम से सिखाती है और हमें फाइनेंशियली आगे बढ़ने में हेल्प करती है। तो अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहें तो आप इस किताब को हिंदी में अमेज़न से खरीद सकते हैं। देखिए, हमेशा पढ़ते लिखते रहना चाहिए और ये धन के 5 नियम थे और इस पर बहुत सारी बुक्स लिखी गई है। जैसे एक बुक्स के बारे में भी चर्चा चली है कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, वाकई में ये बुक काफी अच्छा है, हमने पढ़ा है, मेरे पास है भी। और मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि कम से कम इस बुक को जरूर पढ़ें। दूसरी जो बुक है वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो पैसे की साइकोलॉजी के बारे में बताता है। उसको भी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। तो हमेशा हमें पढ़ना लिखते रहना चाहिए। जरूरी नहीं हो कि उससे हमें क्या सीखने को मिलेगा, लेकिन हमें हमेशा, अगर हम अच्छी चीजों में दिमाग लगाएं और अपने माइंड को सही रखें और हमेशा गलत की तरफ लेकर के जाएं, तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ा काम हमारा ये चक्कर जो कम कर सकते हैं। आप लोगों से विशेष आग्रह है कि जिनका माइक ऑन है वो कृपया इस बात का ध्यान रखें और उसको बंद करें। अब हम आते हैं फाइनल चीजों पर, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। देखिए, अमीर बनने के लिए पहले की अमीर बनने के लिए, अपनी गरीबी को खत्म करने के लिए और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को दूर करने के लिए सबसे पहली बात ये थी कि हमें अपनी मानसिक स्थिति को सही करना है, मानसिक स्थिति से बाहर आना है, अपने माइंडसेट को पुअर माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेकर के आना है। साथ में जब हम धन की बात करते हैं तो धन के कुछ नियम होते हैं, उसका हमें अनुशासन से पालन करने की जरूरत है, सोच समझ करके काम करने की जरूरत है। और अगर हम उस पैसे का सही बचत और निवेश किसी अच्छे सलाहकार या सोच समझ करके करें तो वो पैसा हमें काफी आगे तक लेकर के जा सकता है। धन एक ही बात बोलता है, पैसे की बात बोलता है कि अगर आपने आज हमें बचा लिया तो मैं आपकी आने वाली 10 पीढ़ी को बचा दूंगा। हम आज ही पैसा नहीं बचाते हैं, इसीलिए हमारी पीढ़ी भी गरीबी की हालत से जी रही है। अब हम बात करते हैं तीसरा, जिससे हमारा धन बढ़ सकता है और बन सकता है, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म हो सकती है। दूसरा, की जरूरी क्यों है, जरूरी है और कैसे पाए वित्तीय साक्षरता। तो व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता क्या है, व्हाई इज फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट, ये हमारे जीवन में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड देन हाउ टू अचीव फाइनेंशियल लिटरेसी, कैसे हम फाइनेंशियल लिटरेसी को अचीव करें। तो वित्तीय साक्षरता है क्या? वित्तीय साक्षरता एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेने की क्षमता है जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने पर्सनल फाइनेंस, बजट और इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपने मनवांछित गोल को प्राप्त कर सकते हैं। इसी को फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। कई बार हम अपने आसपास कई डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट वगैरह जो अच्छे खासे धन कमा रहे होते हैं, उनकी अच्छी इनकम होती है, लेकिन उनको हम देखते हैं लेकिन वो भी अपने पर्सनल फाइनेंस में काफी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ये चाहे कितना भी धन कमा रहे हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेशनल हो, सीए हो, ये सारे के सारे हमारे आस पड़ोस के लोग हैं जिनको हम ढेरों धन कमाते देखते हैं, धन की वर्षा होती है उनके पास, लेकिन जब पर्सनल फाइनेंस की बात आती है तो ये काफी स्ट्रगल कर रहे होते हैं और वो अपने फाइनेंस को ठीक तरह मैनेज नहीं कर पाते। कई बार ये जो लिटरेसी की वजह से माइक को थोड़ा सा बंद कर दें जी, थैंक यू। कई बार ये जो लोग होते हैं ये महंगे गैजेट ले लेते हैं जिसकी उनको जरूरत नहीं है, लेकिन अशिक्षा के कारण, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी की वजह से ये इनको ले लेते हैं और भारी फाइनेंशियल स्ट्रगल में जीते हैं। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से हमें इस फाइनेंशियल लिटरेसी के टॉपिक पर बात करनी चाहिए। और ये हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि एक सीए के लिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट के लिए या किसी अन्य फाइनेंशियल
फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों के लिए हमें फाइनेंस के बारे में हमेशा जरूरी जानना चाहिए। और अब हम आगे आते हैं कि भारत में जो स्थिति है फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के, इसमें लगभग लिटरेसी की अगर संख्या आप देखें तो शिक्षित की बात करें तो 74% लोग शिक्षित हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर बात करें तो यहाँ पर शिक्षित की संख्या मात्र 24% है। इससे ज्यादा लोग फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, इसलिए हमें इस पर बात करने की जरूरत है। और भी कई आंकड़े हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इलिटरेसी। अगर इलिटरेसी है फाइनेंशियल इलिटरेसी तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से हम क्या क्या कमी हमें आती है। तो सबसे पहले देखते हैं अनेबल टू प्ले एन एक्टिव रोल इन इकोनॉमी। अगर हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है रहेगी तो हम अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाने में असमर्थ होते हैं। हम देश की अर्थव्यवस्था में अपना भरपूर योगदान नहीं दे पाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे देश का हर व्यक्ति फाइनेंशियली लिटरेट अगर हो जाए तो हम अपने देश अपनी खुद की व्यवस्था अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन इलिटरेसी की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को तो मजबूत नहीं बना पाते, साथ में हम देश पर भी बोझ हो जाते हैं और वहां पर भी हमारा कोई रोल नहीं होता है। हम देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने में अपनी कोई भूमिका अदा नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज है नॉट एबल टू एक्सेस फाइनेंशियल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। जब हमें फाइनेंशियल लिटरेसी होती है तो वित्तीय जोखिम और अवसरों का आकलन करने में भी सक्षम नहीं होते हैं। हमें नहीं पता होता है कि हम किस तरह से वित्तीय जोखिमों से बच सकते हैं या इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बहुत अच्छे अवसरों का किस तरह से हम फायदा उठा करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। जिन लोगों में ये प्रॉब्लम्स होती है, जिनमें इलिटरेसी होती है, दूसरे लोगों के कहने पर उनके कहने पर अपने पैसे को यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करते हैं और अंत में अपने पैसे को खो देते हैं। तो ये जरूरी है कि अगर हम इलिटरेट है फाइनेंशियली इलिटरेट है तो वित्तीय जोखिम और अवसरों का आकलन करने में हम सक्षम नहीं होने की वजह से अक्सर हमें धन की हानि होती है, तो इसलिए भी हमें लिटरेसी की जरूरत है। तीसरी चीज देखेंगे तो एन ऑब्स्टेकल टू बीइंग फाइनेंशियल सिक्योर्ड, यानी वित्तीय रूप से सुरक्षित होने में भी हम बाधा होती है। अगर हम इलिटरेट है तो अगर फाइनेंशियली इलिटरेट है हम वित्तीय रूप से कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकते, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए अगर हम वित्तीय रूप से साक्षर